जब से ये मंच सजा है तब से आपके बाद अनेक बार जिक्र हुआ होगा। ये वो शख्सियत आपको बताना चाहूंगा, भूतपूर्व पेंशन सैनिकों के लिए एक पेंशन की बहुत बड़ी विसंगति थी। उस विसंगति के लिए उनका झंडा बुलंद करने के लिए वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा लेकर इस सरकार के सामने चले। ऐसी शख्सियत हमारे बीच आज उपस्थित, उनके खिदमत में समर्पित करूं और उसके बाद वर्षों से चाहा वो सुनहरा ख्वाब है आप, मेरी हसीन गजलों की कोई किताब है आप, मेरी हसीन गजलों की कोई किताब है आप। तलाश है हर किसी को चांदनी की, तलाश है हर किसी को चांदनी की, हमारे लिए तो खुद एक चांद है आप, हमारे लिए तो खुद एक चांद है आप। आस है सभी को चमन में बहारों की, आस है सभी को चमन में बहारों की, हमारे लिए तो गीता और कुरान है आप, हमारे लिए तो गीता और कुरान है आप। जी हाँ, मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल कादियान साहब को हमारे बीच वही जज्बा एक बार शानदार तालियों से ये सुनहरा पल नसीब हुआ। श्री धर्मपाल जी, जी स्कूल के धरता हैं, बाकी मंच पर बैठे वरिष्ठ अतिथि, अध्यापकगण, परिवार के सदस्य, मेरे पूर्व सैनिक साथी और प्यारे बच्चों, मैं धर्मपाल जी का बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं आके बच्चों से बात कर सकूं और अपने पुराने साथियों से मिल सकूं। शेखावाती का इलाका वो इलाका है जिनके फौजियों के साथ मैंने 40 साल गुजारे हैं। फौज मेरी अपनी रेजिमेंट के बहुत लोग झुंझुनू, चूरू, सीकर से आते हैं, बड़ी खुशी होती है उनसे मिलके। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने आज पदक लिए हैं और उनको प्रेरित करना चाहता हूं जिनको आज नहीं मिला अगले साल कोशिश करें तो मिलेगा। उन बच्चों को बधाई जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बहुत सारे प्रोग्राम अच्छे थे, विशेषकर वो लड़का जिसने वो कविता सुनाई थी एक सैनिक की तरफ से अपनी माँ और बहन के नाम, और मैं साथ देता हूँ सुभाष जी की जिन्होंने बहुत अच्छी बातें अपने अनुभव से आप लोगों को बताई है। मैं पहले बच्चों को संबोधित करूंगा, फिर एक दो बातें अध्यापकगण के लिए कहूंगा और फिर अपने पूर्व सैनिकों के लिए, और आखिर में सेना के बारे में बताऊंगा। मुझे बताया गया कि बहुत सारे बच्चे सेना में भर्ती करने के लिए उत्साहित हैं, तो मैं आपको सेना में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो कोशिश करूंगा बताने की। बच्चों, जिंदगी में सिखलाई कभी खत्म नहीं होती, लेकिन मूल सिखलाई के 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले परिवार, दूसरा स्कूल और तीसरा समाज। बच्चा जब पैदा होता है उसके लिए अपने माँ बाप हीरो होते हैं। उसके बाद जब स्कूल में आता है तो टीचर उसके लिए भगवान के बराबर होता है। जो टीचर बोल देता है उसके खिलाफ वो कोई शब्द नहीं सुनना चाहता। और फिर जो समाज, जिस समाज में आप रहते हैं दोस्तों से, आज आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। अगर मैं इस समय की तुलना करूं, जो मेरी पीढ़ी के लोग बहुत कम होंगे यहाँ पर, हमने भी गांव में स्कूल शुरू किया था। हमारे स्कूल का प्रारंभ भारत की स्वाधीनता के तुरंत बाद हुआ था, 1947 के बाद।
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल स्कूल, उन दिनों प्राइवेट स्कूल नहीं होते थे, हमारे गांव में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल स्कूल होता था। पहली और दूसरी कक्षा में हमारे पास कमरे नहीं थे बैठने के लिए, पेड़ के नीचे बैठते थे। उन दिनों ड्रेस आ गया था स्वाधीनता के बाद कि पीला कमीज और नीला निक्कर नहीं था, वो लंबा कच्छा जिसको जांघिया बोलते हैं। गांव में सिर्फ सफेद कपड़े के अलावा कपड़ा नहीं होता। सफेद कपड़ा खरीद के उसका कमीज बनवाया जाता था। एक पीले रंग की पुड़िया खरीदते थे, माँ को देते थे, माँ उसको पीला रंग थी। तीसरी क्लास में पहुंचे तो एक कमरा मिला, लेकिन नीचे कच्ची जमीन थी, मिट्टी में बैठते। पांचवी कक्षा में गए तो फर्श मिला, और सातवीं कक्षा में पहुंचे तो बेंच मिले। मुझे आज भी याद है, हम जब सातवीं कक्षा में थे तो स्कूल में पहला रेडियो आया था। पूरे स्कूल को इकट्ठा किया गया, नारियल तोड़ा गया और उसको ऑन किया गया। उन दिनों रेडियो की बैटरी रेडियो से बड़ी भारी होती थी, नीचे बैटरी रखते थे, ऊपर रेडियो रखते थे। लेकिन जिंदगी में अगर आप कुछ उपलब्धियां करना चाहते हो तो आपको क्या सुविधाएं मिली हैं वो जरूरी नहीं है, आप उन सुविधाओं को किस तरीके से इस्तेमाल करते हो, कितनी लगन और मेहनत से काम करते हो जिंदगी में। मैं आप लोगों को झूठी आशाएं नहीं देता, जिंदगी बहुत मुश्किल है। आजकल के दिन खासकर कंपटीशन होगा हर लाइन में जिसमें आप जाना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी जो मेहनत भी करते हैं फिर भी कामयाब नहीं होते, लेकिन ये बात तय है कि कामयाब मेहनत के बगैर कोई नहीं होता। आप जो बच्चे सामने बैठे हैं, कुछ भविष्य में इंजीनियर बनेंगे, कुछ डॉक्टर बनेंगे, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, कुछ जनरल और एडमिरल बनेंगे, कुछ पॉलिटिकल नेता बनेंगे। ये जरूरी नहीं आप किस लाइन में जाना चाहते हो, जरूरी ये है आप उस लाइन में जाके कर क्या दिखाते हो। वो एक कहावत है, अगर आपको स्कूल का फर्श साफ करने की जिम्मेवारी मिली है, झाड़ू देने की, तो यकीन करोगे सबसे साफ फर्श आप साफ करते हो। दूसरी बात, जो लाइन आप चुनते हो वो आपकी प्रवृत्ति के अनुसार होना चाहिए। आपके पिता माता पिता की और आकांक्षाएं होंगी, आपके रिश्तेदार कुछ और कहेंगे, लेकिन काम आप वो करो जिस काम में आप खुश हो। अगर आपने किसी क्षेत्र में तरक्की करनी है तो आप जब भी कर सकते हैं कि आप वो काम करें जो आप एंजॉय करते हैं और वो आपके ऊपर बोझा नहीं एक होता। जिंदगी में गलतियां होंगी, नाकामयाबियां होंगी, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो हर काम में जिसको कामयाबी मिले। वो है सबक आपको सीखना चाहिए। बातें तो बहुत कुछ है, सुभाष जी ने बहुत कुछ बताया, उनका अपना अनुभव है एजुकेशन फील्ड का। अध्यापकगण, एक अध्यापक एक कलाकार होता है, वो बच्चों का चरित्र बनाता है, उसका निर्माण करता है। जैसे गांव में कुम्हार होते हैं मिट्टी में, आज आपने तो शायद देखे भी नहीं होंगे, पहले होते थे, अभी तो मशीन बनाने लगी बर्तन भी। वो मिट्टी को गीला करके उसी मिट्टी से वो पूजा का दिया भी बनाता था और गांजे के चलम भी बना सकता था। अध्यापक की भी वही जिम्मेवारी है कि किस तरीके से आपका चरित्र का निर्माण होता है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके कंधे। हम जब छोटे थे, मुझे अभी भी याद है, अभी तो आपके अध्यापक सब्जेक्ट वाइज होने लगे, कोई इंग्लिश पढ़ाते हैं, कोई हिंदी, कोई मैथमेटिक्स।
उन दिनों अध्यापक क्लास वाइज होते थे। हमारे जो अध्यापक जिसकी बहुत अभी तक याद है, वो चौथी क्लास को पोकर मल जी पढ़ाते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी चौथी क्लास को पढ़ाया था, हर मजमून वही पढ़ाता था। कोई ऐसी बात नहीं थी जो अपने विषय के बारे में वो नहीं जानते। विषय के अलावा वो बड़े तगड़े आर्य समाजी थे। उन्होंने जो आदतें हम में डाली वो बहुत जिंदगी में हमको काम आई। आप भी जब सीखते हो किताबों से सिखलाई एक बात है, ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी सिखलाई है। नॉलेज सिर्फ सिखलाई नहीं है, सिखलाई के तो 6 स्तर होते हैं। नॉलेज सबसे पहला कदम है। नॉलेज तो आपको कंप्यूटर का बटन दबाओ, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा जो भी आप जानना चाहते हैं। नॉलेज के बाद है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद है एप्लीकेशन। मैं सीधे तरीके से आपको समझाता हूं। बच्चे टेबल याद करते हैं, हम भी करते थे, नीम के पेड़ के नीचे खड़े होता लगाने के लिए होता था। आप बच्चे को सिखाओ 2 तिया कितने होते हैं, उसको 2 बार दोहराई करो और 6 तो उसको रट लेता है। फिर ये उसकी नॉलेज है। नॉलेज सिर्फ रिकॉल होती है। आप छोटे बच्चे पल्ले में होता है, उसको एक दिन कौवा दिखाओ मंडेर पर बैठा हुआ, दूसरे दिन दिखाओ, तीसरे दिन बोला कौवा तो मंडेर की तरफ देखे। नॉलेज एक रिकॉल होती है। जैसे आपने पहले बात कही, किसी ने बताई, उसको दोबारा कैसे रिकॉल करते हैं। जो मैंने 2 तिया 6 का जवाब दिया था आपको, वो बच्चा 2 तिया 6 तो बोल देगा। उसको ये नहीं समझ आता, अगर आप पूछेंगे आपके पास 6 केले हैं, 2 बच्चों में बांटने हैं तो कितने आएंगे। जो वो सीखता है वो नॉलेज की एप्लीकेशन है, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन। इसके बाद और वो आगे की एनालिसिस, सिंथेसिस और इंटरप्रिटेशन वो होती है, वो आप जिंदगी में सीखते रहेंगे। तो सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, उसको अंडरस्टैंड किस तरीके से करते हो और उसको अप्लाई किस तरीके से करते हो। नॉलेज का कोई फायदा नहीं अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपने कहावत सुनी होगी, बहुत मशहूर है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इंग्लिश में कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन हुई है 90% से ज्यादा साइंटिस्ट ने नहीं करी, वो आम आदमी ने करी है, क्योंकि उसको जरूरत थी। जो आजकल हम उसकी तरफ सोचते भी नहीं कि ये आई कैसे। एक 2 उदाहरण मैं आपको दे दूं। पहले आपने अंग्रेजी पिक्चरों में देखा होगा काउबॉय, वो एक लंबा सा हैट पहन के और घोड़े पर गनेगर लटका के दौड़ते हैं, काउबॉय जिनको बोलते हैं। वो पशु बहुत होते थे, उनको ढेरने में लगे रहते थे और पशु जहां उनका दिल करता था वो चले जाते थे। तो लोग खेती नहीं कर पाते क्योंकि उसको बर्बाद कर देते। किसानों ने सोचा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम पशुओं को रोक सकें। पहले किसी ने पत्थरों की दीवार बनानी शुरू करी। बहुत समय लगता था पत्थर लाने में और उनको इकट्ठा दीवार बनाने में। फिर किसी को ख्याल आया कोई ऐसी चीज बनाए जिससे पशु को दर्द हो लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हो। कांटेदार तार की इजाद किसानों ने करी और उससे एग्रीकल्चर का माहौल बदल गया, लोग फसल पैदा करने लगे। दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं। 1887 के आसपास, पहले मोटर आने से पहले घोड़ा गाड़ियां होती और खासकर पश्चिमी देश जहाँ के बहुत ठंड होती है, बर्फ गिरती है, जब घोड़ा सड़क पर चलता है तो पांव फिसलते हैं। पहले सड़क पोल तार की नहीं होती थी जो अभी है, वो पत्थर की होती थी, इसीलिए ताकि घोड़े का पांव ना फिसले। एक 9 साल का बच्चा, साइकिलें लकड़ी के पहिए की होती थी अंदर।
साइकिल चला के पत्थरों पर आया, अपने बाप को बोलता है कि मेरी तो कमर दुखने लगी, बड़े झटके लगते हैं। उसके बाप ने बैठ के अपना दिमाग लगाया, क्योंकि उसको आवश्यकता हुई, जरूरत महसूस हुई। उसने पहिए के ऊपर थोड़ा रबर लगाया, ऊपर कपड़ा बांधा, और वो शुरुआत थी कि टायर की इजाद हुई, टायर का आविष्कार हुआ, जो आजकल हर चीज में टायर लगते हैं। उस आदमी का नाम था मिस्टर डनलप, जिसके नाम से आज भी टायर की कंपनी है। कई और ऐसे बड़ी मिसाल हैं। वकील लोग सफेद कुर्ता पहनते हैं, कमीज हमेशा बड़ा सफेद होता है। ये 1825 में एक वकील की महिला तंग आ गई कपड़े धोते धोते। उन दोनों पंप से पानी लाना पड़ता था, उसको फिर टब में गर्म करना पड़ता था, उसमें साबुन मिला के कपड़े धोते थे। एक दिन उसने अपने पति का जो कमीज का कॉलर था, कैंची से वो काट दिया, उसको अलग से धोया और फिर सी दिया। वकील बड़ा खुश है, क्योंकि आमतौर पे जब शर्ट गंदी होती है कॉलर गंदा होता है, बाकी ठीक रहता है। वकील ने औरों को जाके बताया, भाई देखो मेरी वाइफ ने कॉलर अलग करके धोया, बड़ा आसान हो गया काम। उससे बात फैल गई, आजकल हर वकील अलग कॉलर वाला शर्ट पहनता है। ये सारी जो आविष्कार हुआ है इसी तरीके से। दुनिया में 3 ऐसे आविष्कार माने जाते हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किया। एक पहिया, आप कल्पना करो अगर व्हील नहीं होता तो कैसे दुनिया चलती आज के दिन। लेकिन आज के दिन हम सोचते भी नहीं, हर चीज में पहिया है, गाड़ी में है, मशीनरी में है। माँ कपड़ा सूत काटती है, उसमें भी पहिए की जरूरत पड़ती है। दूसरा था प्रिंटिंग प्रेस, कि आदमी के पास ज्ञान तो था, वो लिख भी सकता था, लेकिन दूरों औरों तक पहुंचाया कैसे, बहुत मुश्किल था। तो किसी ने प्रिंटिंग प्रेस के बारे में सोचा, जिससे दुनिया में नॉलेज का जो भंडार था वो बदली हो गया। और तीसरा तो इससे भी पहले हुआ था, पहले लोग घोड़े पर चढ़ के चलते थे, नंगी पीठ पर बैठते थे घोड़े पर। तो आदमी की ज्यादा ताकत अपना संतुलन बनाने में लगी रहती थी। किसी ने दिमाग लगाया, दोनों हाथ उसके घोड़े को काबू करने में लगे रहते थे कि अगर हम उसको स्थिरता दे दें तो एक हाथ फ्री हो जाएगा। वो तीसरा आविष्कार रकाब का, आप समझते हैं रकाब, स्टरअप। पहले एक स्टरअप का इजाद हुआ, एक तरफ से कि घोड़े पर चढ़ने में काम आएगा, दूसरा अंगूठा घोड़े के जो संग होता है उसमें डाल के रखते थे। फिर दूसरी तरफ शुरू कर दी। अब आदमी का एक हाथ फ्री हो गया, तो आदमी ने घोड़े का इस्तेमाल लड़ाई के लिए करना शुरू किया। वॉरफेयर का बिल्कुल आउटलुक बदली हो गई, क्योंकि इस तरफ की वजह से। कई जरूरी नहीं आविष्कार कभी खत्म नहीं होंगे। आप घर में जाते हो, आपकी माँ को दादी को काम करता देखते हो, दिमाग लगाओ, बहुत सारी ऐसी चीजें आप अभी भी सुधार कर सकते हो। हिंदुस्तान के कई बच्चों ने की भी, आप पढ़ते हो आजकल इंटरनेट पर और अखबार में भी पढ़ते हो। कुछ भी आप दिमाग लगाओ। आप सवेरे टूथब्रश करते हो तो ब्रश अलग होती है, टूथपेस्ट अलग होती है, क्यों ना कोई ऐसा जरिया दोनों एक वही हो। यही काम आप दाढ़ी बनाने में लग सकते हैं, तो शेविंग क्रीम दूर होती है, रेजर और होता है। अगर दोनों चीज एक में मिला दी जाए तो ये भी सुलझेगा। ये रेजर का भी तो किसी ने आविष्कार ही किया था ऐसे। पहले तो वो कट थ्रोट रेजर जो उत्तरा नाई वाला होता वो होता था। तो बहुत सारे ऐसे, मैं कह रहा हूँ कि आपको साइंटिस्ट होना जरूरी नहीं है, आपको दिमाग लगाना जरूरी है। आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं जो पहले नहीं होती थी। हमारे टाइम हम कॉलेज में भी पहुंचे तो 3 ही लाइन थी, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्मी। डॉक्टर में 5.5 साल लगते थे, इंजीनियर बनने में 4 साल। फौज का काम आसान था, मैट्रिक पास करो, अगर आप में काबिलियत है आप सीधे चले जाओ, बाकी सिखलाई फौज को देती है। अभी
मेरे पूर्व सैनिक यहाँ हैं, मैं नमन करता हूँ कैप्टन इकबाल खान जो यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने अपना जवान बेटा देश की सेवा में न्यौछावर किया है। ये बहुत बड़ी बात है और पूरे देश को उनका गर्व है। फौजी जिंदगी का वर्णन करना संभव नहीं है। मैं कितनी या कोई भी आपको कितना ही बता दे, आप नहीं समझ पाएंगे। उसका सिर्फ आप अनुभव कर सकते हैं। जो लोग वर्दी जिन्होंने पहनी है वही समझ सकते हैं कि फौज में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। हमारी फौज में क्या, पूरे देश में बड़ी समस्या है। पहले अपने देश के जो भी पोस्टर होते थे पब्लिसिटी के, कवर पेज में सपेरा होता था, वो एक काला सांप खड़ा होता था पिटारे में और वो बीट बजा रहा होता था। सारी दुनिया हिंदुस्तान को सांप से कनेक्ट करती थी। हम कुछ साल बाहर मुल्कों में रहे, एक लेडी मेरी वाइफ को बोलती है कि मेरे को हिंदुस्तान जाने की बड़ी इच्छा है, लेकिन मेरे को सांपों से बहुत डर लगता है। तो मेरी वाइफ ने कहा कि मेरी इतनी उम्र होगी, मैंने आज तक लाइव सांप नहीं देखा है। बोलती है कैसे, हमको तो बताया जाता है कि आप सड़क पर चलते हो तो जरूर कोई ना कोई सांप मिलता रहता है। फौज की भी यही समस्या है। जितनी पब्लिसिटी के फोटो हैं सब में वो मुंह पर बैंक को हरे रंग लगा लेते हैं, हाथ में गन होती है, पीछे बड़ा पिट्ठू होता है, तो सब लोग फौज को कठिनाई के साथ जोड़ देते हैं। फौज में बड़े फायदे हैं, कुछ फायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप एक व्यक्तित्व का निर्माण जो फौज में होता है, मैं समझता हूँ किसी और फील्ड में नहीं होता है। आप एक बड़ी स्वस्थ अनुशासित जिंदगी गुजार सकते हैं। और कई फायदे हैं जो शायद आपको पता नहीं है। बाकी कोई सरकारी नौकरी ले लो, सिर्फ फौज ही है जो साल में 3 महीने की छुट्टी देती है। किसी नौकरी में आपको इतनी छुट्टी नहीं मिलेगी। वो अलग बात है जब छुट्टी नहीं होती तो 24 घंटे काम करना पड़ता है। दूसरा, जो फौज का वातावरण है, फौज एक बड़ा परिवार है। जिस तरीके से अगर अस्तबल में जब आग लगती है और घोड़ा बाहर नहीं भागता, वो अस्तबल में भागता है क्योंकि उसको लगता है कि मैं सुरक्षित हूं तो सिर्फ अस्तबल में हूं। सिपाही को भी लगता है कि अगर मैं सुरक्षित हूं अपने यूनिट में हूं और साथियों के साथ। वो परिवार की फीलिंग तो आप सिर्फ अनुभव कर सकते हो, मैं नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। फ्री मेडिकल, सब्सिडाइज एजुकेशन, सब्सिडाइज हाउसिंग, फ्री राशन, फ्री यूनिफॉर्म, आने जाने का रेलवे वारंट, ये और सुविधाएं हैं जो शायद आमतौर पर हम वो पिट्ठू वाली बात देखते हैं, इनको भूल जाते हैं। बड़े अच्छे मौके हैं जो बच्चे जिनमें प्रवृत्ति है, मेरे कहने से मत चले जाना। अगर आप समझते हो आप में फौजी सेवा करने का मादा है, जरूर जाए। बड़ी अच्छी नौकरी है। आजकल तो लड़कियां भी आने लगी। कई साल से ऑफिसर काडर में आ रही हैं। डॉक्टर और नर्सेज तो पहले ही थे, फिर अभी ऑर्डिनेंस में, पीएमई में, एयर डिफेंस, एजुकेशन कोर, जैक ब्रांच जो लीगल डिपार्टमेंट होता है उसमें आने लगी। और अभी ये तो सिर्फ ग्रेजुएट लड़कियां आ सकती हैं। अभी सिपाही के तौर पर भी महिलाओं को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और मिलिट्री पुलिस, फौज में मिलिट्री पुलिस जो सफेद पेंट पहनते आपने देखे होंगे, उसमें लड़कियां भी भर्ती होना शुरू हो जाएंगी या हो गई हैं। मैं फिर कहूंगा अच्छी नौकरी है। आप लोग आजकल मीडिया शहादत को भी बड़े नेगेटिव तरीके से ज्यादा बता देते हैं। अगर आप कुल शहीद 13 लाख की आर्मी में हुए हैं, उनसे तो सैकड़ों ज्यादा तो रोड पे मर जाते हैं। वो कम से कम गौरव से मरते हैं। और कितने लोग हैं जो शहीद हो गए। मैं कह रहा हूं अगर जिंदगी की बात है तो जिंदगी तो रोड पर ज्यादा आजकल आते हैं, तो जरूर आए। मुझे तो अगर मौका मिलता मैं दोबारा आज भी एकेडमी में चला जाऊं, लेकिन मौका मिलेगा तो जो जाना चाहते हैं तैयारी करें। तैयारी, पढ़ाई लिखाई एक तरफ, मानसिक तैयारी करें।
टेस्ट होता है उनका, अगर आप में काबिलियत है तो आप जरूर फौज में जाएंगे और आपको बड़ा संतुष्ट जीवन व्यतीत करने का मौका मिलेगा। बाकी प्रोग्राम पहले लंबा हो गया, धर्मपाल जी तो पहले ही कह रहे थे, मैं और नहीं बोलूंगा। पूर्व सैनिक इसने जिक्र किया, वन रैंक वन पेंशन का, ये बहुत पुराना मुद्दा था। ये 30 साल से चल रहा था। 2008 में हमने एक संस्था खड़ी करी, मैंने जिसका निर्माण किया था, मैं चेयरमैन था, आज तक उसी में है। हम बातचीत भी करते थे सरकार के प्रधानमंत्री से भी, रक्षा मंत्री से भी, और हमने उनको चेतावनी दी कि पूर्व सैनिकों को पब्लिक फॉर्म पर नहीं आना चाहिए, और अगर आप नहीं हमारी मांग मानोगे तो हमको आना पड़ेगा। तो हमको आना पड़ा, और मुझे खुशी आज के दिन, पहले जब भी हम फौजी के पास आते थे वन रैंक वन पेंशन की शिकायत होती थी, अभी कोई शिकायत नहीं है। शिकायत इंडिविजुअल एक आध हो सकती है जिसकी पेंशन ठीक नहीं हो, लेकिन सामूहिक तौर पर जो सबसे बड़ी समस्या थी, हम ये चाहते थे कि दो सैनिक जो एक ही रैंक से रिटायर होते हैं, एक ही लंबी सर्विस जिनकी दोनों है, उनकी पेंशन भी बराबर हो। इसको मोटे तौर पर समझने के लिए, मान लिया एक आपके गांव के कोई है जो फौज में भर्ती हुए, 24 साल नौकरी के लिए हवलदार रिटायर होके आ गए, उन्होंने अपने बेटे को भी फौज में डाल दिया, वो भी 24 साल हवलदार बन के आ गया। पहले बेटे को ज़्यादा पेंशन मिलती थी, बाप को कम मिलती थी। हालांकि दोनों ने उतनी सर्विस करी, एक ही रैंक पाया है, वही कठिनाइयाँ झेली हैं। हम चाहते थे दोनों की अगर रैंक बराबर है, सर्विस बराबर है, तो पेंशन भी बराबर होनी चाहिए। वो सरकार ने मांग मान ली। पेंशनें बड़ी अच्छी हो गई है, सम्मान से अपना जीवन गुजार सकते हैं। मैं एक दो को कह भी रहा था साथियों को कि अभी आप बम्बई में आके नहीं दिखाएंगे, पहले घर में आके दिखाती थी, बम्बई बूढ़े हो जाओ। अब ऐसा नहीं होगा, आपकी कीमत हो गई। पहले आजकल हेल्थ अच्छी इम्प्रूव हो गई, आप लोग मेडिकल एक तो अच्छा हो गया है, और कॉन्शियसनेस आ गई, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। रोज आपको कोई ना कोई टेलीफोन पर सिखलाई दे देता है। तो आज उम्र भी लंबी होने लगी। हम जब छोटे थे तो 60 साल मानी जाती थी, भाई 60 साल के बाद ये जाएगा। कोई नहीं जाता तो आपस में पति और पत्नी की लड़ाई होती थी, पत्नी कोसती थी कि बूढ़ा 60 साल के आगे जाता भी नहीं है। आजकल वो माहौल नहीं है। अच्छी बात है कि हम हमारे जैसे ओवर टाइम पर रह रहे हैं आजकल। और मैं आप सबकी भी लंबी उम्र की कामना करता हूं, आपकी सक्सेस की कामना करता हूं, और मेरी कामना है कि जो लाइन आप चुने, जो आपकी प्रवृत्ति है, उसमें आपको जो उद्देश्य आपके दिल में है वो पूरा हो जाए। पढ़ाई के साथ साथ आजकल एक और खतरा है कि हम सारा दिन टीवी के सामने बैठे रहते हैं। स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। आर्मी के फायदे में मैंने स्पोर्ट्स नहीं बताया आपको, अब बताता हूं। 2000 में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने आर्मी चीफ को बुलाया, उनको कहा कि देखो भारत इतना बड़ा देश है, आज तक हम ओलंपिक में एक भी पदक नहीं ला पाए। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये कोई कर सकता है तो सिर्फ सेना ही कर सकती है। मैं उन दोनों डिप्टी चीफ था, स्पोर्ट्स मेरे दायरे में था। हमने जो बात आपको रिलेवेंट है, हमने एक अपनी रेजिमेंट में स्पोर्ट्स चुना, वो था रोइंग, वो जो कश्ती वाला होता है। और इस इलाके के सीकर के बहुत बच्चे थे, उसमें 18 लड़के लंबे लंबे भर्ती कर लिए, जिन्होंने शायद पानी कभी देखा भी नहीं था। उनको हमने ट्रेनिंग दी सिकंदराबाद में, और उनमें से बजरंग लाल, उनका गांव तो मुझे नहीं पता, इसी इलाके के हैं, ओलंपिक में बीजिंग में मेडल लेके आए। एक दशमेश सिंह थे जिनका गांव दादरी के पास है, वो एशिया में मेडल लेके आए। उनका फिर सूडान में देहांत हो गया, शहीद हो गए वो। उनकी स्मृति अभी रोड पर दादरी लोहारू रोड के ऊपर बनी हुई है। और अभी स्पोर्ट्स में जयवर्धन राठौर मेडल लेके आए थे, आप सिल्वर मेडल ओलंपिक में शूटिंग में, उन्हीं दिनों की बात है। तो आर्मी में काबिलियत बहुत है,
अगर आपकी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति में दोबारा कहना चाहता हूँ, जबरदस्ती मत चले जाना, फिर आपको याद करके मुझे गाली दोगे आप लोग। प्रवृत्ति है तो जरूर जाए, बड़ी अच्छी नौकरी है, ईमानदारी की नौकरी है और मजबूत दिल की नौकरी। मैं एक बार फिर धर्मपाल जी का बहुत बहुत मेहरबानी और मेरी शुभकामनाएं बच्चों के साथ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे मुख्य अतिथि उद्बोधन में बहुत ही बेहतरीन उद्बोधन। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा इस उद्बोधन की श्रृंखला हमारे भूतपूर्व सैनिक, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट बहुत कम देख पाते होंगे आज का विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल राजकाज साहब आज के हमारे इस कार्यक्रम के प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे भूतपूर्व सैनिकों को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर आप देख रहे होंगे सूरवीरों के संग आज की हमारी इस टीम का जो लोगों को क्या कह रहा है, सूरवीरों के संग आप देख रहे होंगे इस प्रतीक चिन्ह में सेना के साथ एक बहुत ही बेहतरीन और इसका लोगों का जो थीम है, तालियां जारी रहेंगी। जय जयकार जय जयकार स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकार। आज के इसमें मैं सातवीं नाम पुकारता जाता हूँ। हवलदार नथुमल जी लाट गंगापुरा, जीतराम जी हवलदार गंगापुरा, और इससे पहले कैप्टन इकबाल खान रोल साहब सर मिले, हमारे जनरल साहब सम्मानित कर चुके हैं। और अब हवलदार रामलाल जी नेक सर, लेंस नायक भूराराम जी खेतरिया, हवलदार नेमिचंद जी नेक सर, ऑपरेटर रामेश्वर लाल जी टोनिया पूनिया की ढाणी, हवलदार रामेश्वर लाल जी ढाका सेना छोटी, हवलदार रामदेव राम जी बड़जाती खेतरिया, हवलदार गगन सिंह जी खेतरिया, असिस्टेंट कमांडेंट गगन सिंह जी बड़जाती खेतरिया, हवलदार शिवपाल सिंह जी सेठी सर, हवलदार हरि सिंह जी चौधरी काकल सर, सूबेदार गोविंद प्रसाद भास्कर ढाणा, सूबेदार इंद्र सिंह जी घुमादा, हवलदार सोहराम जी उदड़वा, हवलदार सरन कुमार जी न्यूल साकड़ा, सूबेदार बालूराम जी भैया नगरदास, गाय केदारी लाल जी मेघवा, सिपाही बीएसएफ मांगीलाल जी बागास, सूबेदार कुंवर सिंह जी भास्कर ढाणा, हवलदार देवीलाल जी जालेऊ, कांस्टेबल मुखनाराम जी, फायर ब्रिगेडियर बजरंग सिंह जी बोलदेसर, सिपाही केसाराम जी भगतपुरा, नायक रामचंद्र जी ढाणा, सूबेदार सुल्तान सिंह जी भास्कर ढाणा, हवलदार कुंवर सिंह जी सुलखड़िया, सिपाही सोन सिंह जी ढाणा, हवलदार सुभाष जी कीचड़ ऑन ड्यूटी पोलीसर छोटा, सूबेदार मोहिदीन खान जी रोल साहब सर, हिसारदार गफूर खान जी रोल साहब सर, सिपाही मुराद खान जी रोल साहब सर, सिपाही मुराद खान जी रोल साहब सर, सिपाही नट्टू खान जी रोल साहब सर, हवलदार शांताराम जी ढाणा, सूबेदार चिमनाराम जी जांगवा, हवलदार हनुमान सिंह जी बोलदेसर, सूबेदार सहीराम जी बोलदेसर, सब मेजर कसम अली खान जबलपुरा, पूर्व इंस्पेक्टर तुलसाराम जी जाट गंगापुरा, हवलदार दाऊद जी दारूदा, नायक मुदाराम जी रामदेवरा, नायक सुब्रम जी दीनासर, आर्मी मांगीलाल जी बागास, हवलदार भगवान जी देवास, हवलदार नरेश राज देवास, हवलदार रास्ता जी जाकर गुजरवास, कांस्टेबल इंद्रचंद जी दीपाल सर। और इसके अलावा भूलवश यदि नाम छूट गया हो और हमारे भूतपूर्व सैनिक यहाँ यदि आए हुए हो तो निवेदन करना चाहूंगा वे मंच पर आए और हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल राजकाज साहब से अपना प्रतीक चिन्ह प्राप्त करेंगे, उनके साथ सम्मानित होंगे। लड़ने बस अब तुम्हारे
अपने हों से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने हों से लिखो अपना इतिहास तुम, अपने भारत को अपना नमन साथियों, नमन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माटी धड़कन है। किया जो विद्यार्थी उधर जा रहे हैं वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे, कोई नहीं उठेगा अपने स्थान से। निवेदन करना चाहूंगा अपने स्टाफ के मेंबर्स, अपने जो विद्यार्थी यहाँ से अपना स्थान छोड़कर इधर उधर जा रहे हैं उन्हें निर्देशित करें ताकि वो अपने स्थान पर बैठे, ताकि यह व्यवस्था नहीं हो। तो सभी विद्यार्थी जो उठकर जा रहे हैं उस समय के लिए आप अपने स्थान को नहीं छोड़ें। उसका चेहरा हमेशा निगाहों में है, दूर रह के भी वो मेरी बाहों में है। विदा किया था उसने मेरे सर पे लगा के टीका, उसने मेरे सर पे लगा के टीका, रंग न पड़ने दिया कभी मैंने तो उसका पीका। अब इस कार्यक्रम के पश्चात हमारे अतिथि आसन ग्रहण कर आगे की कार्यवाही। अब मैं हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान की इस श्रृंखला से थोड़ा सा आगे चलते हुए उद्बोधन की अगली घड़ी में आमंत्रित करना चाहूँ BSF के पूरी एक्स पैरामिलिट्री फोर्स है जिसमें 6-7 फोर्स है और आपने हमारी मदद भी की थी शुरू में। हाँ आप आए थे, हाँ धरना दिए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि भारत
और अपने पूर्व सैनिकों से। हम सब भाई हैं। इसके साथ ही मैं जब हम आर्मी के साथ बताना चाहूँगा, इसी विद्यालय के छात्र नवीन वही कैंटीन का सामान होता है और छात्रा ममता बुढ़ानिया और छात्र राहुल भास्कर, इनको हमारे को CST 2121 रुपए जनाब नियाज खान अमेरिकन सेंटर फतेहपुर की ओर से पुरस्कार स्वरूप दिए जा रहे हैं। एक बार शानदार तालियां विद्यार्थी के लिए और नियाज खान साहब की ओर से। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ऐसी प्रतिभाओं को प्रेरित करने के लिए। अब मैं आपके सामने अगले मुद्दे सब जगह पीस में भी, उग्रवाद में भी, नक्सलवाद में भी कंधे से कंधे मिलाकर हम लड़े। वन रैंक वन पेंशन का भी वही चल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में खूब कि किसी के साथ कुछ बात नहीं होती, सबको हक मिलेगा, लेकिन अभी तक नहीं मिला। लेकिन हमारा एक मिनट रुकिए जी। हाँ काम देखो सर। हाँ लो हाथ लगा लो, हट देखो। हाँ सामने देखो, एक सेकंड यहाँ, एक मिनट एक। हाँ आप देखो। नदीम तो हर घर को वो ब्याम गयो ना, आगे आगे नदीम नदीम के लिए लो धनबाद जी हाथ लगा। नदीम, हाँ सामने देखो। मेरी आवाज पहुंच रही हो तो आप मंच पर आए। आपको पुरस्कार स्वरूप 2100 रुपए नियाज खान जी की ओर से अमेरिकन सेक्टर फतेहपुर की। लो थोड़ा सारा सारा हो जाए। हाँ सामने देखो। हेलो कठेरुआ में एक प्रोग्राम और इनकी तरफ से आपको बताना चाहूंगा, आगामी वर्ष में भी इनके द्वारा ऐसी होनहार प्रतिभाएं जिन्होंने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए अपनी कक्षा में, बोर्ड कक्षाओं में, कक्षा 12वीं में, इनके दिल में एक ख्याल आया कि मैं भी क्यों नहीं इस ग्रामीण पृष्ठभूमि के वो बच्चे, वो विद्यार्थी जो इन अभावों से जूझकर कहीं यहीं रुक जाते हैं, उन जंजावतों से निकल नहीं पाते, उनके लिए एक नई दिशा देने के लिए, इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी अपनी प्रेरणा देने के लिए क्लाब कोचिंग के नाम से सीकर मेरिन कोचिंग कर रखी है। वहां अपने उन नायाब तरीकों के द्वारा अपने उन साथियों को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, बहुत ही यज्ञ का कार्य कर रहे हैं। बड़े बधाई के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और आपको भी इसी समय में इस दौर से गुजरते हुए किस प्रकार अपने लक्ष्य को हासिल करें, इससे संबंधित उद्देश्य आपको देंगे, एक नई दिशा देंगे, नई ऊर्जा देंगे। मुख्य अतिथि श्री कायदान साहब, सम्मानित मंच, पधारे हुए प्रबुद्धगण, प्यारे बच्चों और बालाजी शिक्षण संस्थान प्रशासन, जिसका मैं विशेष तौर पे आभारी हूँ कि उन्होंने आपसे और ऐसे मंच को साझा करने का मुझे मौका दिया है जहाँ कायदान साहब जैसी शख्सियत हो और आपसे रूबरू होने का मुझे मौका दिया। दोस्तों, ये जितनी भी अभी बातें हुई है, कायदान साहब ने बताई है, सुभाष जी ने बताई है, जीवन का उनका अनुभव बहुत लंबा है। मेरा तो बहुत छोटा अनुभव है। आज से 6 महीने पहले मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट था, लेकिन उससे पहले जी जान से पढ़ाई करना, मेहनत करने, लगन की वजह से सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि 6 महीने बाद मैं आज इनके साथ बैठा हूँ। और बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप लोग ही बहुत जल्द किसी भी मंच को साझा करें। मैं अपने अनुभव थोड़े से आपको बताना चाहूंगा। कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे कथन, डॉक्टर कलाम साहब की एक बात है जो मुझे याद आती है हमेशा। जैसे अभी यहाँ पे सम्मानित जितने भी अतिथिगण बैठे हैं, कायदान साहब बैठे हैं, ये अलग से चमक रहे हैं।
सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस चमक के पीछे की वजह क्या है? इस देश का, इस समाज का, अपने माता पिता का भविष्य है। यदि आपको आगे बढ़ के देश का नाम करना है, अपने माता पिता का नाम करना है, अपने समाज का नाम करना है, तो एक अलग सी लौह, अलग सी एक आग अपने अंदर अभी से बिठानी होगी। निरंतर प्रयास करते रहने होंगे, सफलता निश्चित तौर पे आप सभी को मिलेगी। एक और बात, प्रतिशत जब हम बढ़ाने के बारे में सोचते हैं कि मेरे 12वीं में 11वीं में इतने परसेंटेज बने, मैं भी जब स्टूडेंट था तो बहुत सोचता था, लेकिन कुछ बुरी आदतें ऐसी होती है जो हमें इससे दूर कर देती है। जैसे कुछ आदतें ऐसी होती है जिनमें हमें मजा आता है, इसकी वजह से हम पढ़ाई नहीं करते। और जो हम सोचते हैं कि मेरे 80% 90% बनने चाहिए, मैं टॉप करूंगा, और वो कर नहीं पाते। तो कलाम साहब का ही एक वाक्य है, यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य नहीं बदल सकता। आपका भविष्य फिक्स है। यदि आपकी आदत खराब है, नहीं पढ़ने की है, तो आपके परसेंटेज नहीं बनेंगे। कोई अपना भविष्य नहीं बदल सकता, पर अपनी आदतें बदल सकता है, और ये बदली हुई आदतें निश्चित तौर पे आपका भविष्य बदल देगी। इसी घड़ी में मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा। एक बार एक महान संत महात्मा जो भविष्य देखा करते थे, ऐसे ही किसी स्कूल में आए। तो स्कूल में एक नटखट छात्र था। नटखट छात्र ने एक तितली वहां पे पकड़ ली, और उन्होंने उस संत को पूछा कि मेरे मुट्ठी में क्या है। संत ने बताया कि आपकी मुट्ठी में तितली है। बालक बड़ा नटखट था। उसने अगला सवाल पूछा कि यह तितली जिंदा है या मुर्दा है। तो महात्मा सोचने लगे कि बालक बड़ा नटखट है। यदि मैं कहूंगा कि ये जिंदा है तो ये इसे मार देगा, और यदि मैं कहूंगा कि ये मुर्दा है तो ये इसे जिंदा छोड़ देगा। ये मेरी परीक्षा ले रहा है। तो महात्मा जी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा, इस तितली की जिंदगी आपकी मुट्ठी में बंद है। आप चाहो तो ये जिंदा है, आप चाहो तो ये मुर्दा है। इसी प्रकार आपकी जिंदगी की जो सफलता है, जो समृद्धि है, जो लक्ष्य आपको पाना है, वो आप ही के अंदर समाहित है। आप चाहो तो वो मुमकिन है, आप चाहो तो वो नामुमकिन है। आप सभी से मैं, ये हेमाराम जी का लड़का जा रहा है, ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन माता पिता को असली खुशी तब होती है आप अपने माता पिता, समाज और राष्ट्र की उम्मीदों को कायम करेंगे, और अपनी पढ़ाई, अभी का समय आपका पढ़ाई का है, पढ़ाई तल्लीन और एकदम मन से करेंगे। ऐसी बुरी आदतें जो भी हैं जो आपके लक्ष्य में बाधक है, उनको दूर करेंगे, और ऐसी आदतें जो आपके लक्ष्य में साधक हो सकती है, उन्हें ग्रहण करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे विशिष्ट अतिथि महोदय को। आपको पहले ही बताया था, हमारे आज के दोनों युवा अतिथि आपके सामने विराजमान हैं। आपको इनके जीवन से वो बेहतरीन प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति एक उच्च पद पर, अभी कह रहे थे, आपको बता रहे थे राजेश जी की किस प्रकार आप कितने विद्यार्थी थे, इनकी लगन, इनका लक्ष्य के प्रति सचेष्टता और जिद और जुनून इस सफलता तक पहुंचाया। ऐसी हमारे बीच दूसरी शख्सियत के रूप में हमारे बीच श्रीमान आशीष कुमार जी रेपसवाल आरपीएस उपस्थित हैं खिदमत में। अब्रे रहमत आपकी चौखट पे बरसती नजर आए, अब्रे रहमत आपकी चौखट पे बरसती नजर आए, हर लम्हा आपकी तकदीर संवरती नजर आए। बिन मांगे आपको मिले जो आप चाहें, बिन मांगे मिले आपको जो आप चाहें,
दुआ खुद आपके होठों को तरसती नजर आए, दुआ खुद आपके होठों को तरसती नजर आए। जी हाँ, कुछ ऐसे व्यक्तित्व के धनी श्रीमान आशीष। आदरणीय मुख्य अतिथि साहब, सम्मानित मंच और मंचस्थ प्रबुद्ध लोग, प्यारे बच्चों और श्रोतागण, मैं आपको ज़्यादा लेक्चर तो नहीं देना चाहूँगा क्योंकि आप बहुत परेशान हो गए हो सुबह से। काफ़ी लंबा प्रोग्राम है और बच्चे इतना लंबा प्रोग्राम जनरली टॉलरेट नहीं करते हैं। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखना चाहूँगा। 2-3 बातें हैं। एक तो ये है कि मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि मेरा प्री मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ था 2 साल कंटिन्यू, और उसके बाद आज मैं आरपीएस के पद पर कार्यरत हूँ। ये बताने का बस इतना ही मतलब है कि असफलता है वो स्थायी नहीं होती है, वो बहुत अस्थायी चीज है। और यदि आप सही सच्चे दिल से अपना टारगेट हिट करोगे तो वो डेफिनेटली मतलब जरूर वो लाइन पर लगेगा, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप अपने प्रयास हैं वो कभी भी ना छोड़ें। ये बात बहुत साधारण है, लेकिन आप अपने प्रयासों को कभी भी क्योंकि आप कभी हार नहीं सकते, आप सीखते जाओगे और एक दिन आप देखोगे कि आप जीत जाओगे। एक छोटी सी स्टोरी है। एक बार एक वन में आग लग गई थी, तो वन में आग लगने पर एक छोटी सी चिड़िया थी, वो क्या काम कर रही थी कि अपनी चोंच में पानी ले करके और उस आग पर डाल रही थी। तो किसी ने पूछा उससे, बंदर ने पूछा कि ये तुम जो कर रही हो इससे आग थोड़ी बुझ जाएगी। तो उसने एक बहुत शानदार उत्तर दिया। उसने एक ही बात कही कि थोड़े दिनों बाद में इतिहास लिखा जाएगा, तब ये तय करने होगा कि मैं किस साइड थी, मैं आग लगाने वालों में थी या आग बुझाने वालों में थी। तो उसने कहा कि मैं ये लिखवाना चाहती हूँ कि मैं आग बुझाने वालों में हूँ। ये है इम्पोर्टेंट प्रयास। मेरा जो पहली लाइन थी कि आप हमेशा प्रयास करते रहो, वो ये बात है कि आज उसे पता था कि उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो अपना प्रयास जारी रखे हुए थे। और छोटा सा प्रयास करने पर कई बार आपको बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी बात ये है कि सभी प्रतिभा काफी लोगों में होती है। 90 से ज्यादा लोगों ने अभी जो मेडल्स जीते हैं। आपको मैं महाभारत के 2 पात्रों के बारे में बताना चाहूंगा। दोनों ही पात्र बहुत प्रतिभावान थे। एक अर्जुन थे जो कि अंत में भी विजेता सिद्ध हुए, और एक कर्ण है जो कि बहुत प्रतिभा उनमें भी मानी जाती थी। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट अर्जुन जीते और कर्ण है वो जीत नहीं पाए। मैं भी आज के जमाने में लोग बहुत सक्सेस हो रहे हैं, लेकिन वैल्यू सिस्टम, मोरल और एथिक्स से वो लोगों में कम होती जा रही है। कर्ण सच के साथ नहीं थे, इसलिए हारे। यही लोगों में ये बात मानी जाती है। आमतौर पर ये विश्वास किया जाता है कि कर्ण सच के साथ नहीं थे और अर्जुन सच के साथ थे, इसलिए कर्ण में बहुत ज्यादा योग्यता होते हुए भी सक्सेस नहीं कर पाए कर्ण। ये 2 बातें हैं। और बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। 90 से ज्यादा लोग पदक जीते हैं। आपके टीचर्स भी बहुत शानदार हैं जो कि इतने अच्छे स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। अंत में मैं बालाजी शिक्षण संस्थान को बधाई देना चाहूँगा कि वो इतनी अच्छे विद्यार्थियों का नेतृत्व कर रहे हैं। और मेरे से संबंधित कोई भी, मैं किसी को गाइड कर सकता हूँ, अगर ऐसा आपको लगता है तो वो निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपके संस्थान के जो अध्यापक हैं कान सिंह जी, वो मेरे बहुत अजीज मित्र हैं। हम दोनों ने कॉलेज साथ ही की है, इसलिए जो भी आपको कुछ भी गाइड, कोई भी चीज चाहिए, भाई मैंने आरएएस परीक्षा पास की है, अगर कोई आगे एग्जाम देना चाहता है तो उस संबंधित कोई भी बात हो तो मुझसे निसंकोच पूछ सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। रेपसवाल साहब ने बहुत ही बेहतरीन आपका प्रयास, और जो प्रयास करता है वो कभी विफल नहीं होता। अब मैं एक बार पुनः इस उद्बोधन की श्रृंखला से थोड़ा सा हटते हुए, इस बाल मन को रखते हुए एक बार सांस्कृतिक सम्मानित होते दैनिक भास्कर के पत्रकार श्रीमान गौतम जी को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर उनका सम्मान करते हुए, और एक मिनट
इसी कड़ी में राजस्थान पत्रिका से श्रीमान प्रमोद जी सूंडा पत्रकार, आपको भी आज के हमारे चीफ गेस्ट राज कादियान जी के द्वारा सम्मानित करते हुए श्रीमान कपिल जी पारी सिंह खवाटी न्यूज चैनल अब तक के आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं आप। और साथ ही बता देना चाहूंगा, आज का हमारा इस कार्यक्रम का प्रसारण आज शाम को किया जाएगा न्यूज चैनल शेखावाटी और सुभाष जी मीणा अब तक न्यूज चैनल से और आसपास पत्रिका। एक मिनट हाँ इधर तुर सकती है अब